Good morning, everybody. Today we are going to start inorganic chemistry. We will discuss on the topic of coordination chemistry. In this class of coordination chemistry, in this particular lecture, we will discuss something related to CFT, crystal field theory, CFSE, crystal field stabilization energy. What are the merits of CFT? Demerits of CFT, octahedral crystal field splitting pattern, tetrahedral crystal field splitting pattern, spectrochemical series, and some of the questions related to this. So let's start from coordination chemistry. कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की हम लोग जब भी शुरुआत करते हैं तो अल्फ्रेड वर्नर का नाम सबसे पहले आता है. इट इमर्ज्ड फ्रॉम द वर्क्स ऑफ अल्फ्रेड वर्नर. उन्होंने ही सबसे पहले डिस्क्राइब किया था कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर को. उन्होंने आगे चल के थ्योरी दिया. उस थ्योरी का नाम उनके नाम के अनुसार ही पड़ा, वर्नर्स थ्योरी. इस थ्योरी की वजह से उन्हें नोबेल प्राइज़ से भी सम्मानित किया गया था. ड्यू टू दिस थ्योरी ही वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज. ही इज ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री. तो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स दैट हैव ए सेंट्रल एटम सराउंडेड बाय मॉलिक्यूल्स और अनायंस. कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बेसिकली हम वैसे ही कंपाउंड का अध्ययन करते हैं जिसमें कि मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्डिंग होता है. मेटल सेंट्रल एटम जो होता है वो जनरली मेटल होता है और ये मेटल या तो मॉलिक्यूल्स या अनायंस से घिरा हो सकता है. दीज मॉलिक्यूल्स और अनायंस आर नोन एज लिगेंड्स. तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, द लिगेंड्स आर अटैच टू द सेंट्रल एटम बाय डेटिव बॉन्ड. मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. इस बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड कहते हैं हम लोग. इन दिस स्लाइड we will discuss on CFT, crystal field theory. What are the postulates of CFT? CFT is a model for the bonding interaction between transition metals and ligand. मेटल कैसा मेटल होगा? ट्रांजिशन मेटल्स जिसमें d ऑर्बिटल होते हैं. ट्रांजिशन मेटल एंड लिगेंड के बीच में जो बॉन्डिंग होता है वो CFT मॉडल में उसको बताया गया है. दिस थ्योरी वाज गिवन बाय H. बेथे इन 1929. इन्होंने सबसे पहले इस थ्योरी को आयनिक टाइप क्रिस्टलाइन सबस्टांसेज पे अप्लाई किया था. आयनिक टाइप क्रिस्टलाइन सबस्टांस मीन्स कि उन्होंने ये बताया कि जो मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है वो 100% आयनिक बॉन्ड है. मेटल और लिगेंड के बीच में 100% आयनिक बॉन्ड का मतलब हुआ कि 0% कोवेलेंट कैरेक्टर है. मीन्स कि देयर इज नो कोवेलेंट लिंकेजेज एंड देयर इज नो ऑर्बिटल ओवरलैप बिटवीन मेटल एंड लिगेंड. तो कोई मेटल और लिगेंड के बीच में ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं हो रहा है और वहाँ पे कोई भी कोवेलेंट कैरेक्टर नहीं है. मीन्स कि 100% आयनिक है तो 0% कोवेलेंट कैरेक्टर होगा.
इसमें जो मेन चीज़ था वो उन्होंने मेटल और लिगेंड को पॉइंट चार्ज कंसीडर किया। मीन्स कि साइज ऑफ मेटल एंड लिगेंड इज वेरी स्मॉल। जो पॉइंट चार्ज इन्होंने देखा वो उन्होंने बताया कि मेटल और लिगेंड का साइज बहुत ही छोटा होता है, बट इट इज़ नॉट इन एक्चुअल सेंस। एक्चुअल सेंस में ऐसा नहीं दिखता है कहीं भी। तो जब साइज इतनी छोटी नहीं होगी, पॉइंट चार्जेज की तरह नहीं होगी, तो उसमें कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग की चांसेज हो सकती है। मीन्स कि ओवरलैपिंग होगी मेटल और लिगेंड के बीच में, तो कोवेलेंसी भी पाई जाएगी एंड देयर इज कोवेलेंट नेचर ऑफ मेटल एंड लिगेंड बॉन्ड। बट उन्होंने 100% आयनिक बोला था। ठीक है, इस पोस्टुलेट में उन्होंने मेटल एंड लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है वो 100% आयनिक है। ही डिस्क्राइब द नेचर ऑफ मेटल एंड लिगेंड बॉन्डिंग इन क्रिस्टल। ठीक है, इज इट क्लियर? यहाँ पे मेटल जो है पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। जनरली मेटल बिहेव्स एज पॉजिटिव सेंटर। कुछ केसेज में निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकते हैं, लेकिन बहुत ही रेयर केसेज में होते हैं। मेटल जनरली कैरी पॉजिटिव चार्ज। इट एक्ट एज पॉजिटिव सेंटर एंड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सेप्ट करता है, क्योंकि मेटल के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। मेटल जो है वो सेंट्रल पोजीशन को होल्ड करता है, और लिगेंड जो होता है वो मेटल के चारों तरफ होता है। ऑक्टाहेड्रल के केस में हम लोग 6 लिगेंड होता है, तो मेटल को 6 लिगेंड सराउंड किए हुए होते हैं। वहीं टेट्राहेड्रल की बात करें तो ओनली 4 लिगेंड मेटल के चारों तरफ होते हैं। अब लिगेंड क्या है? लिगेंड इज आइदर निगेटिव चार्ज हो सकता है और डाइपोल ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। तो निगेटिव चार्ज जनरली कैरी करते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। तो लिगेंड इज एन आयन मॉलिक्यूल और फंक्शनल ग्रुप। ये आयन भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और फंक्शनल ग्रुप भी हो सकते हैं। दैट बाइंड्स टू अनदर केमिकल एंटिटी। ये जो लिगेंड है किसी केमिकल एंटिटी के साथ जोड़कर एक लार्ज कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इसमें उन्होंने आगे बताया कि मेटल और लिगेंड के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होती है। जैसे ही लिगेंड मेटल को के पास अप्रोच करता है तो मेटल की डीजेनरेसी जो होती है वो रप्चर हो जाती है, ब्रेकडाउन हो जाती है, डिसरप्ट हो जाती है। अगर लिगेंड अप्रोच नहीं करेगा तो मेटल डीजेनरेट स्टेट में होगा। डीजेनरेट कहने का मतलब कि इक्वल एनर्जी होती है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। CFSE क्या है? इट इज़ द एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन अकर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड के प्रेजेंस में एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन आ जाती है। CFSE जो है आपका वो डेल जीरो या 10 DQ जो होता है वो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को दिखाने के लिए। कन्वेंशन के आधार पे हम लोग डेल जीरो यूज कर सकते हैं या 10 DQ यूज कर सकते हैं। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन टर्म्स ऑफ 10 DQ और डेल जीरो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in T2G and EG level of octahedral complexes। स्प्लिटिंग जो होता है क्रिस्टल फील्ड में वो इस तरीके से होता है कि वहाँ पे एनर्जी का कोई परिवर्तन नहीं होता है। देयर इज नो नेट चेंज इन एनर्जी। वैसे भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही बताता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो क्रिस्टल फील्ड में जब स्प्लिटिंग होती है तो जितने अमाउंट से डीस्टेबलाइजेशन होती है उतने ही अमाउंट से स्टेबलाइजेशन होती है। अगर एक सिस्टम
डीस्टेबलाइज हो रहा है तो दूसरा सिस्टम उसको स्टेबलाइज कर रहा है, मतलब बैलेंस बना के रखा है। वहाँ पे एक बेरी सेंटर होता है जो एवरेज मेंटेन करने के लिए होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज मेरिट्स ऑफ CFT। व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ CFT? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की बहुत सारे मेरिट्स भी थे, सिग्निफिकेंस काफ़ी हैं इसके। ये तो सबसे पहले बहुत सारे जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेज हैं उसकी ज्योमेट्री के बारे में, कौन सा ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर अडॉप्ट करेगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी या ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, इसको प्रेडिक्ट करने में मदद करता है। ये स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल जो सेम नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं, स्क्वायर प्लेनर में भी 4 लिगेंड्स होते हैं और टेट्राहेड्रल में भी 4 लिगेंड्स होते हैं। तो जो ये कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेज है उसको प्रेडिक्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और अदर्स फैक्टर के बेसिस पे ये प्रेडिक्ट करता है कि इस ज्योमेट्री को प्रीफर करेगा गिवन कॉम्प्लेक्स। तीसरा जो पॉइंट है, लिगेंड्स जो होते हैं जनरली, जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स देते हैं, और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस देते हैं, क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग हो जाता है। आगे हम लोग देखेंगे। इस थ्योरी का इस्तेमाल हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, कॉम्प्लेक्स के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को बताने में भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कि गिवन कॉम्प्लेक्स जो है वो पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है, ये कौन सा ज्योमेट्री प्रेफर कर रहा है, स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल, एक्सेट्रा। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के कलर और स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज को भी ये डिफाइन करता है। तो ये सारे मेरिट्स थे और अब इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं। पहला डिमेरिट्स जो है वो यह है कि इन्होंने एज्यूम किया था कि मेटल और लिगेंड के बीच में प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है, मींस कि 100% आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जो कि रियल सेंस में ये नहीं दिखता है। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। और दूसरा जो डिमेरिट है ये है कि ये ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस जिसमें d ऑर्बिटल होता है उसी को ध्यान में रख के ये थ्योरी दी गई थी। तीसरा जो है ये है कि इसमें जो लिगेंड होते हैं, कुछ लिगेंड जो होते हैं वो लार्ज स्प्लिटिंग करते हैं कॉम्प्लेक्सेस, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस के, और कुछ जो होते हैं स्मॉल स्प्लिटिंग करते हैं, तो उसको भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसमें आप देख सकते हैं कि शेप ऑफ डी ऑर्बिटल। हम लोग आगे देखेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल एंड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल फील्ड। तो यहाँ पे डी ऑर्बिटल के शेप को समझना ज़रूरी है। DXY, DXZ, DYZ ये जो हैं T2G सेट बनाते हैं, DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड DZ स्क्वायर ये AG सेट बनाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे T2G इस्तेमाल कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल फील्ड के लिए, और जिसमें G नहीं रहेगा यानी कि टेट्राहेड्रल में हम लोग G ड्रॉप्ड कर देते हैं, क्योंकि टेट्राहेड्रल जो होते हैं वो नॉन सेंट्रोसिमेट्रिक होते हैं, जबकि ऑक्टाहेड्रल जो होता है वो सेंट्रोसिमेट्रिक होता है। इसलिए वहाँ पे T2G सेट लगाते हैं DXY, DXZ और DYZ के लिए, जबकि टेट्राहेड्रल में T2 सेट लगाते हैं DXY, DXZ
और डी वाई जेड के लिए। इसी तरीके से ईजी सेट जो है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये ईजी सेट है ऑक्टाहेड्रल के लिए, और टेट्राहेड्रल के लिए ई सेट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो T2G सेट है डी एक्स वाई डी एक्स जेड डी वाई जेड, ये जो है आप देख सकते हैं कि ये लोब्स जो हैं इनके वो बिटवीन द एक्सिस है। लोब्स आर बिटवीन द एक्सिस, आप क्लियरली देख सकते हैं। ये जो एक्सिस है उसके बीच में इनका लोब है। ये जो T2G सेट बना रहे हैं, कौन बना रहा है? डी एक्स वाई डी एक्स जेड और डी वाई जेड। इनके जो लोब्स हैं वो बिटवीन द एक्सिस है, जबकि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये इनके जो लोब्स हैं वो अलोंग द एक्सिस है। तो जो T2G सेट है वो बिटवीन द एक्सिस है। यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को जानेंगे। ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैटर्न को हम लोग इस स्लाइड में देखेंगे। ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को देखने से पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे देखिए आप, ये कंबाइंड फॉर्म है टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग और ऑक्टाहेड्रल फील्ड की स्प्लिटिंग। यहाँ पे आप सेंटर में देख रहे होंगे कि डी ऑर्बिटल जो कि डीजेनरेट स्टेट में है। डीजेनरेट स्टेट कहने का मतलब डी ऑर्बिटल में जो पांचों ऑर्बिटल है डी एक्स जेड डी वाई जेड डी एक्स वाई डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इनकी इक्वल एनर्जी है। अभी इक्वल एनर्जी है इसलिए क्योंकि लिगेंड अप्रोच नहीं किया है यहाँ पे, लेकिन जैसे ही लिगेंड अप्रोच करता है तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक इंट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन होता है बिटवीन द लिगेंड एंड मेटल। इलेक्ट्रॉनिक इंट्रैक्शन होने की वजह से रिपल्सन होता है। रिपल्सन होगा, मेटल के पास भी इलेक्ट्रॉन है और लिगेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो रिपल्सन होगा लिगेंड एंड सेंट्रल एटम ऑफ द मेटल के बीच में। फॉर एग्जांपल अगर आयरन को अगर हम लोग ले रहे हैं ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, सेंटर पे आयरन है और अमोनिया, ये 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया से अगर घिरा हुआ हो, तो ये अमोनिया के पास लोन पेयर है, ये सारे के सारे अमोनिया 6 जो अमोनिया है वो सारे के सारे अपने इलेक्ट्रॉन आयरन को दे रहे हैं, तो वहाँ पे रिपल्सन होगा। ठीक है, तो रिपल्सन की वजह से लिगेंड एंड सेंट्रल एटम के बीच में क्या होगी? एनर्जी इंक्रीजेज करेगी। लेकिन अगर लिगेंड नहीं आता है, if ligand doesn't approaches to the central atom, then all the 5d orbital is in equal energy, मतलब कि डीजेनरेट ही रहेंगे। लेकिन जैसे ही लिगेंड आती है सेंट्रल एटम के पास में, तो ये जो डी ऑर्बिटल है इसकी डीजेनरेसी ब्रेक हो जाएगी। आप एक बात पे ध्यान दीजिएगा कि डीजेनरेट इन एनर्जी होती है डी ऑर्बिटल, लेकिन शेप में डीजेनरेट नहीं होती है। इनके आप शेप देख चुके हैं, शेप बिल्कुल अलग अलग होते हैं। जो डी एक्स वाई डी एक्स जेड डी वाई जेड जो हमने दिखाया आपको, वो उनके जो लोब्स होते हैं वो बिटवीन द एक्सिस होते हैं, जबकि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, इनके जो लोब्स होते हैं अलोंग द एक्सिस होते हैं। तो डीजेनरेट ओनली होता है एनर्जी में बट नॉट इन शेप। ठीक है, इज इट क्लियर? तो यहाँ पे डीजेनरेट स्टेट में है, तो हम लोग कह सकते हैं कि व्हेन द लिगेंड्स अप्रोचेस द सेंट्रल मेटल आयन, द डीजेनरेसी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डी ऑर्बिटल स्टेट्स आर ब्रोकन ड्यू टू स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ सराउंडिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो मेटल के चारों तरफ लिगेंड है उन पे चार्ज है, और उस चार्ज की वजह से रिपल्सन होगा मेटल और लिगेंड के बीच में। इस रिपल्सन की वजह से
डीजेनरेसी ब्रेक होगी और क्रिस्टल फील्ड में स्प्लिटिंग होगी। कुछ जो ऑर्बिटल हैं डी ऑर्बिटल वो हायर एनर्जी स्टेट को गेन करेंगे और कुछ लोअर एनर्जी को स्टेट को ग्रहण करेंगे। तो ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैटर्न को हम लोग देख रहे थे। ये केस फर्स्ट है। इसमें आप देख सकते हैं कि हायर ईजी सेट ऑफ ऑर्बिटल जो है वो डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। इसलिए है क्योंकि जो स्प्लिटिंग हो रहा है वो अलोंग द एक्सिस हो रहा है। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर मोर रिपल्सन फेसेस कर रहा है। ये अलोंग एक्स एक्सिस है। इनके जो लोब्स हैं वो अलोंग दी एक्सिस है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो ये ज़्यादा रिपल्सन फेस करने की वजह से इनकी एनर्जी हायर स्टेट में चली जाती है और ये डीस्टेबलाइज्ड करती है बाय एन अमाउंट ऑफ 0.6 डेल जीरो। ईजी सेट जो होता है वो कितने अमाउंट से रिपल्ड करता है? बाय एन अमाउंट ऑफ 0.6 डेल जीरो। जबकि T2G सेट जो होता है वो थोड़ा लेस रिपल्सन फेस करता है। तो ये कितने से स्टेबलाइज्ड होगा? बाय एन अमाउंट ऑफ 0.4 डेल जीरो। तो इनके बीच में एक बेरी सेंटर होता है जो एवरेज मेंटेन करने के लिए होता है। और ये डेल जीरो जो आप देख रहे हैं वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को बता रहा है। डेल जीरो एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन अकर ड्यू टू स्प्लिटिंग। तो केस फर्स्ट में हमने देखा कि ऑक्टाहेड्रल के केस में 6 लिगेंड होते हैं। जैसा कि हमने बताया था आयरन मॉलिक्यूल सेंटर में है और 6 अमोनिया मॉलिक्यूल से ये घिरा हुआ है। तो ये सारे जो अमोनिया मॉलिक्यूल है वो लिगेंड की तरह वर्क कर रहे हैं और आयरन जो है सेंट्रल एटम है। जैसे ही इनका इलेक्ट्रॉन मेटल के नज़दीक आता है रिपल्सन इंक्रीजेज हो जाता है और रिपल्सन होने की वजह से स्प्लिटिंग हो जाती है। तो रिपल्सन का सीधा रिलेशन एनर्जी से है। एनर्जी बढ़ेगी लिगेंड की रिपल्सन की वजह से। रिपल्सन जितना ज़्यादा होगा एनर्जी उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डीस्टेबलाइजेशन हो रहा है ईजी सेट में बाय एन अमाउंट ऑफ 0.6 डेल जीरो एंड T2G सेट में स्टेबलाइजेशन हो रहा है बाय एन अमाउंट ऑफ 0.4 डेल जीरो। और एनर्जी सेपरेशन जो दोनों के बीच में दिखा रहा है, दो लेवल के बीच में आपका बेरी सेंटर है जो कि बेरी सेंटर एवरेज मेंटेन करने के लिए होता है। तो एनर्जी सेपरेशन बिटवीन टू लेवल आपका डेल जीरो से दिखाया जा रहा है, डेल जीरो या 10 DQ। कन्वेंशन के आधार पे हम लोग इसको स्प्लिटिंग एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए दिखाते हैं। सेकंड केस है टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। इसमें जस्ट अपोजिट होता है। पहले तो आप देखिए यहाँ पे ई सेट और T2 सेट में यहाँ पे स्प्लिटिंग हुई है। यहाँ पे G नहीं लगी हुई है क्योंकि जो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग होती है टेट्राहेड्रल में, टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स होती है कंपाउंड होती है वो नॉन सेंट्रोसिमेट्रिक होती है। दैट्स वाई G इज ड्रॉप्ड फ्रॉम दिस। बट ऑक्टाहेड्रल के केस में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, सेंट्रोसिमेट्रिक होती है, तो इसलिए वहाँ पे G लगाते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए आप कि टेट्राहेड्रल के केस में क्या होता है, लिगेंड्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द टेट्राहेड्रल। लिगेंड जो होता है वो आप इस फिगर में देख सकते हैं। ये ब्लू पॉइंट, ब्लू जो दिखाई दे रहा है ब्लू बॉल, वो लिगेंड को शो कर रहा है। लिगेंड जो है प्रेजेंट है क्यूब के कॉर्नर पे, ठीक है, एक्सिस पे नहीं प्रेजेंट है, क्यूब के कॉर्नर पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे लिगेंड्स कॉर्नर पे प्रेजेंट है एंड दीज लिगेंड्स आर नॉट प्रेजेंट ऑन एनी एक्सिस।
तो इसमें डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल जो है इक्वली लो इन एनर्जी हो जाता है बिकॉज दे आर बिटवीन द लिगेंड एक्सिस, लिगेंड एक्सिस के बीच में होता है। लिगेंड एक्सिस के बीच में होने की वजह से ये रिपल्सन कम फेस करता है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबलाइजेशन हो जाती है बाई एन अमाउंट ऑफ 0.-0.6 डेल्टा टी एंड T2 सेट जो है डी एक्स वाई डी एक्स जेड एंड डी वाई जेड ये स्टेबलाइज्ड करता है बाई एन अमाउंट ऑफ 0.4 डेल्टा टी। यहाँ पे ओ नहीं लगाएंगे, डेल्टा टी लिखेंगे क्योंकि ये टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को दर्शा रहा है। रिलेशनशिप एक दिया गया है टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एंड ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को दिखाने के लिए। मतलब टेट्राहेड्रल में ओनली 4 लिगेंड होते हैं एंड ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड होते हैं, तो स्प्लिटिंग भी इसमें घट जाती है। तो ये 4/9 डेल ओ कर सकते हैं, डेल ओ से के इक्वल होता है 4/9 डेल 0 या डेल ओ, ओ मीन्स की ऑक्टाहेड्रल। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल फील्ड जो होती है स्मॉलर होती है देन ऑक्टाहेड्रल फील्ड के कंपेयर में। ये आपने देख लिया, ये कंबाइंड फॉर्म है टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एंड ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैटर्न का कंबाइंड फॉर्म है। यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स लिया गया है हेक्सा एक्वा टाइटेनियम प्लस थर्ड आयन कॉम्प्लेक्स लिया गया है। ये यहाँ पे टाइटेनियम जो है +3 स्टेट में है, +3 स्टेट होने की वजह से यहाँ पे ये D1 स्टेट में है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d2 4s2 है, लेकिन यहाँ पे ये +3 स्टेट होने की वजह से सिंगल इलेक्ट्रॉन इसके पास है। तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑक्टाहेड्रल है क्योंकि 6 लिगेंड है यहाँ पे। T2G स्टेट में यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन होने की वजह से है, लेकिन जैसे ही ये कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट इन EG ऑर्बिटल। ठीक है, EG ऑर्बिटल में जंप कर जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्राउंड स्टेट T2G ऑर्बिटल जो है वो 4926 एंगस्ट्रॉम एब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी को। इतना एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद ये EG ऑर्बिटल में जंप करता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है जब 4926 एंगस्ट्रॉम एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। तो हेक्सा एक्वा टाइटेनियम +3 आयन जो है वो कॉरस्पॉन्ड टू 520 नैनोमीटर है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 20,300 सेंटीमीटर इनवर्स में है न्यू बार, यानी कि वेव नंबर में इसकी जो है एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम दी हुई है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम हेक्सा एक्वा टाइटेनियम +3 आयन का एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम जो है 20,300 सेंटीमीटर इनवर्स है, जो कि अगर नैनोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 520 नैनोमीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 243 किलो जूल पर मोल, जब 520 नैनोमीटर के करस्पॉन्डिंग 243 किलो जूल पर मोल, ये क्या है, एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन को शो कर रहा है। मीन्स कि डेल जीरो कैन बी डायरेक्टली रिलेटेड टू मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑब्जर्व्ड। यहाँ पे एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन जो है डेल्टा ई कहने का मतलब है चेंज इन एनर्जी। तो डेल्टा ई को हम लोग डेल्टा ई इक्वल टू HC
न्यू बार कर सकते हैं। न्यू बार यानी कि वेव नंबर, और यहाँ पे एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम जो 20,300 सेंटीमीटर इन्वर्स दिया गया है वो न्यू बार की वैल्यू दी गई है। तो हम लोग एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली कर सकते हैं हम लोग। द एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन जो हो जाएगा डेल्टा इक्वल टू एच सी न्यू बार। तो एच यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 है, और c जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट को बता रहा है। तो इसको उसी के यूनिट में चेंज कर देंगे। अगर सेंटीमीटर में लेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, और न्यू बार की वैल्यू जो है वेव नंबर एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम जो दिया हुआ है 20,300 सेंटीमीटर इन्वर्स दिया हुआ है। तो तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ये जो 243 किलो जूल पर मोल एनर्जी यहाँ पे शो कर रहा है। ये कितने लिगेंड के लिए है? ये वो टोटली 6 लिगेंड के लिए है। ये जो 6 लिगेंड का एनर्जी है, एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन जो शो कर रहा है, ये 6 लिगेंड के लिए है। अगर एक लिगेंड के लिए हम लोगों को मालूम करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 243 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कम जाएगी क्योंकि ये कंबाइंड 6 लिगेंड के लिए दिया हुआ है। अगर एक लिगेंड का करेंगे तो 41 के आसपास आएगा, आप कैलकुलेट कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट है कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल जीरो। तो 3-4 फैक्टर्स हैं जो डेल जीरो के मैग्नीट्यूड को अफेक्ट करता है। सबसे पहला जो है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल एटम कॉरिस्पॉन्ड टू लार्जर डेल जीरो। सेंट्रल मेटल एटम जो होता है जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी उनकी डेल जीरो वैल्यू भी ज़्यादा होगी। यहाँ आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कोबाल्ट थर्ड और कोबाल्ट सेकेंड, दोनों में सेम लिगेंड है लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है क्या है, डिफ़र कर रहा है। तो +3 स्टेट में जो कोबाल्ट है उसकी CFAC जस्ट कोबाल्ट सेकेंड के कंपेयर में डबल के आसपास हो रही है, डबल से भी ज़्यादा हो रही है। तो इतनी ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है। उसी तरीके से दूसरे एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं आयरन सेकेंड और थर्ड। आयरन थर्ड की एनर्जी जो है यहाँ पे 35,000 सेंटीमीटर इनवर्स है, जबकि आयरन सेकेंड की उतने अमाउंट से यहाँ पे इंक्रीज नहीं कर रही है बट इंक्रीज कर रही है डेल जीरो की वैल्यू। दूसरा जो हम लोग देखते हैं, हेवियर एनालॉग्स हैव लार्जर डेल जीरो एज वी मूव डाउन द ग्रुप। जैसे ही हम लोग ग्रुप में फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो उनकी CFAC या डेल जीरो वैल्यू इंक्रीज कर जाती है। क्यों करती है? एक तो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज हो रही है, और दूसरा साइज भी इंक्रीज कर रही है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि कोबाल्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोबाल्ट जो 3D सीरीज का एलिमेंट है, रोडियम 4D सीरीज का एलिमेंट है, और इरिडियम 5D सीरीज का। ये तीनों एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं, लेकिन 5D सीरीज 5D यानी कि n=5 यहाँ पे है, तो इनकी CFAC सबसे ज़्यादा हो गई, इनकी वैल्यू बढ़ रही है और साइज भी इंक्रीज कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट है कि ज्योमेट्री ऑफ द मेटल कोऑर्डिनेशन यूनिट ऑल्सो अफेक्ट द डेल्टा वैल्यू ग्रेटली। ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स जो है वो डेल्टा वैल्यू को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। जैसे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ओनली 4 लिगेंड होता है तो यहाँ पे स्प्लिटिंग कम होगी। ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड होते हैं तो यहाँ पे स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी। नेचर ऑफ लिगेंड, नेचर ऑफ लिगेंड जो है ये भी बहुत ज़्यादा CFAC को अफेक्ट करती है। मीन्स कि वीक फील्ड लिगेंड जो होगी वो उसमें क्या होगा, कम डेल जीरो की वैल्यू होगी, CFAC कम होगी। वहीं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब होती है तो CFAC बढ़ जाती है, डेल जीरो की वैल्यू बढ़ जाएगी। यहाँ पे एग्जांपल में आप देख सकते हैं कोबाल्ट थर्ड, एल जो है लिगेंड दिया हुआ है एल बराबर, इफ़ यू पुट फ्लोरीन हियर देन डेल जीरो की वैल्यू कितनी होगी आप देख सकते हैं। अगर वाटर करेंगे तो ये थोड़ी बढ़ जा रही है, अमोनिया करेंगे तो और ज़्यादा हो जा रही है।
मीन्स कि फ्लोरीन जो है वो वीक फील्ड लिगेंड है एज कम्पेयर टू वाटर, एंड अमोनिया जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है एज कम्पेयर टू वाटर। उसी तरीके से सिमिलरली आप देख सकते हैं दूसरे केस में भी, अगर फ्लोरीन रखेंगे तो CFSE या डेल की वैल्यू कम हो रही है, वहीं वाटर के रखने से थोड़ी सी इंक्रीज कर रही है। और साइनाइड सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कार्बन के साथ नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे CFSE बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिगेंड को अरेंज किया जाता है, एक रिलेटिव रैंकिंग होती है लिगेंड की, क्रिस्टल फील्ड स्ट्रेंथ, लिगेंड यहाँ पे अरेंज किया जाता है किसके बेसिस पे, स्प्लिटिंग एबिलिटी के आधार पे लिगेंड को अरेंज किया गया है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम लोग आयोडीन से आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो लिगेंड जो है उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। राइट कॉर्नर पे आप देख सकते हैं CO सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, कार्बन के साथ नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और आयोडीन सबसे वीक फील्ड लिगेंड है। तो लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ को यहाँ पे दिखाया जा रहा है, स्प्लिटिंग एबिलिटी है लिगेंड की। इसको आप लोग याद कर लेंगे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे ही आपका बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होता है वो काफ़ी हाई स्प्लिटिंग कर रहा है, डेल जीरो से यहाँ पे डिनोट किया गया है, और यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड जो है वो स्मॉल स्प्लिटिंग कर रही है। ठीक है। CFSE, हम लोग CFSE कैसे कैलकुलेट करते हैं इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे। D1 और D2 सिस्टम के लिए इसमें दिखाया गया है। D1 और D2, D3, D8, D9, D10, इस केस में हाई स्पिन लो स्पिन दोनों सेम ही होता है। तो D1 सिस्टम के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे हम लोग 1 × 0.4 इसलिए किए हैं क्योंकि T2G सेट जो है ऑक्टाहेड्रल में वो नीचे की तरफ है, लेस रिपल्सन फेस कर रहा था, तो यहाँ पे ये स्टेबलाइज्ड हो रहा है बाई एन अमाउंट ऑफ 0.4 डेल जीरो। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे T2G सेट में उतने से वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो 0.4 से मल्टीप्लाई हो गई। 2 इलेक्ट्रॉन है दूसरे केस में तो वो भी T2G सेट में है, तो 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल जीरो की वैल्यू आ जाएगी। D3 केस में भी वही होगा, इलेक्ट्रॉन्स सिंगली फिल्ड होगा T2G सेट में, और यहाँ पे 3 × 0.4 हो जाएगा। लेकिन फोर्थ इलेक्ट्रॉन के केस में डिफरेंट हो जाएगा, हाई स्पिन और लो स्पिन के केस में। हम लोग आगे देखेंगे। ये देखिए, हियर इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। D1, D2, D3 के केस में आप देख सकते हैं सेम ही हो रहा है स्प्लिटिंग, और D4, D5, D6 के D7 के केस में डिफरेंट है, जबकि D8, D9, 10 ये भी सेम है लो स्पिन और हाई स्पिन के कंपेयर में। तो D4 की अगर बात की जाए तो D4 को हम लोग कैलकुलेट करके देख लेते हैं। D4 अगर हाई स्पिन में देखते हैं तो ये T2G3 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चौथा इलेक्ट्रॉन जो है T2G में ना फिल होकर वो Eg ऑर्बिटल में मूव कर गया है। इलेक्ट्रॉन विल मूव अप टू द हायर एनर्जी ऑर्बिटल रेदर देन पेयर। ठीक है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन Eg ऑर्बिटल में है। T2G3 ऑक्टाहेड्रल के केस में
T2G जो है वो स्टेबलाइज्ड करता है कितने से, बाय एन अमाउंट ऑफ 0.4 डेल जीरो। तो 3 इंटू 0.4 करेंगे हम लोग, तो 3 इंटू 0.4 करने से 1.2 हो जाएगा, -1.2। और वहाँ पे हम लोग Eg के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन है तो 0.6 इंटू 1, तो 1.2 और 0.6 दोनों को अगर करते हैं, माइनस करते हैं, तो आपका 0.6 डेल जीरो हो जाएगा। वहीं अगर लो स्पिन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा। यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन को फोर्स करेगा पेयरिंग होने में। पेयरिंग एनर्जी क्या है, एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे चौथा इलेक्ट्रॉन Eg ऑर्बिटल में मूव ना करके T2G ऑर्बिटल में ही रह जा रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G सेट 4 है, तो 4 इंटू 0.4 तो आपका हो गया 1.6 डेल जीरो। सिमिलरली आप लोग D5, D6, D7 के केस में भी हाई स्पिन और लो स्पिन के लिए वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि वीकर लिगेंड जो होते हैं वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स देते हैं, क्योंकि वो जनरली पेयर्ड नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस देते हैं। स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो होते हैं इलेक्ट्रॉन को पेयर करने में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस देते हैं। हम लोग देख चुके हैं टेट्राहेड्रल फील्ड में ओनली 4 लिगेंड्स थे और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 6 लिगेंड है। तो टेट्राहेड्रल के केस में 1/3 डिक्रीज हो जाता है लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड जो होते हैं डिक्रीज कर जाते हैं 1/3 से, है ना, ऑक्टाहेड्रल के कंपेयर में। हियर इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे लो स्पिन नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लो स्पिन में नहीं दिखाया गया है, क्योंकि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो होती है वो जनरली प्रीफर करती है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। हम लोग रीजन पहले पढ़ चुके हैं। तो इलेक्ट्रॉन विल मूव टू द हायर एनर्जी ऑर्बिटल रेदर देन पेयर बिकॉज ऑफ द मोस्ट टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं और हाई स्पिन होते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे पेयर नहीं होते हैं। अगर एक तीसरा इलेक्ट्रॉन फिलअप हो रहा है, जैसे ही दो इलेक्ट्रॉन फिल हो गए हैं, जैसे D3 के केस में E2 सेट फिलअप हो चुका है, अब तीसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो E2 में पेयर ना होकर T2 सेट में मूव कर जा रहा है, ठीक है, यहाँ पेयरिंग नहीं हो रही है, जिसकी वजह से बिकॉज ऑफ दिस टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज आर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेज। टेट्राहेड्रल में जो होती है डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग जो होती है स्मॉल होती है, हेंस द ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जी आर नॉट इनफ टू फोर्स द पेयरिंग। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस लो स्पिन कॉन्फ़िगरेशन आर रेयरली ऑब्जर्व्ड इन टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऑलवेज जो होती है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के द्वारा ही होती है। लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बहुत रेयर होते हैं, कॉमन नहीं होते हैं, लेकिन कुछ केसेज है जैसे निकल टेट्राकार्बोनिल जो है वो लो स्पिन है बट बहुत ही रेयर होते हैं बिकॉज ऑफ अपोजिंग कंडीशन इन देयर फॉर्मेशन। तो निकल टेट्राकार्बोनिल जो है sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, और यहाँ पे जो निकल टेट्राकार्बोनिल में मैंने आपको बताया वो कार्बोनिल जो होता है कार्बन और ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ा हुआ है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये पेयरिंग करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन देता है। यहाँ कुछ एग्जाम्पल है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का, D0 स्टेट, D5 स्टेट के लिए और D10 के लिए।
आयरन जो है यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम को देख रहे हैं D5 स्टेट में है, हाई स्पिन है क्योंकि क्लोरीन जो है एक वीक फील्ड लिगेंड है। जिंक जो है D10 स्टेट में है यहाँ पे। अब मेटल आयन विथ स्मॉल CFSE D2 एंड D7, यहाँ पे कोबाल्ट टेट्राक्लोराइड जो -2 निगेटिव चार्ज है, ये डेल जीरो यानी कि ऑक्टाहेड्रल के लिए इसकी हाई स्पिन में 0.8 डेल जीरो है और टेट्राहेड्रल के लिए 1.2 डेल्टा टी है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए, आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। तो इसका आप लोगों को पहले सिस्टम निकालना होगा, कौन से सिस्टम में ये है। तो इथिलीन डाइमीन यहाँ पे लिया गया है, तो ये आप देख लीजिए इसमें कोबाल्ट पे कितना चार्ज है, कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है। लो स्पिन के लिए आप CFSE कैलकुलेट कर सकते हैं, आप चार्ट से भी मदद ले सकते हैं, तो इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, उसके बाद कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है, फिर CFSE निकाल लेंगे। दूसरा जो क्वेश्चन है आपका, द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल जीरो वैल्यू डिपेंड ऑन। डेल जीरो यानी कि ऑक्टाहेड्रल के लिए जो डेल जीरो की वैल्यू होती है वो किस पे डिपेंड करती है। चार्ज ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन, नेचर ऑफ द लिगेंड, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द डी इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, जितनी ज़्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी CFSE उतनी ही ज़्यादा होगी, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। नेचर ऑफ लिगेंड, लिगेंड वीक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ये भी काफ़ी स्प्लिटिंग में मदद करता है, तो इसकी वजह से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो है डेल जीरो वैल्यू ज़्यादा देगी एज कंपेयर टू वीक फील्ड लिगेंड, तो ये भी सही है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द डी इलेक्ट्रॉन, अगर सेम ग्रुप में हम लोग टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो CFSE बढ़ जाएगी, क्योंकि एक तो पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज हो रहा है और दूसरा साइज भी इंक्रीज कर रही है, तो ये तीनों ऑप्शन जो हैं वो करेक्ट है, तो डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। तीसरा जो क्वेश्चन है, हाईएस्ट CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी किसकी होगी। आप इसको भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। CFSE पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेंगे सेंट्रल मेटल आयन का, फिर उसके बाद CFSE निकाल लेंगे, और यहाँ पे कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम यहाँ पे जो है इनकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज हो जा रही है, सबसे ज़्यादा है, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। We will discuss more in the next class. Till then, stay at home, stay safe. Thank you.